हे एवरीबॉडी, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा लूसेंट का टॉप 50 क्वेश्चंस का हर रोज वीडियो आता है। कल किन्हीं कारणों से मैं व्यस्त था, जिस वजह से वीडियो ये नहीं डाल पाया। तो आज टॉप 100 क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल सही, टॉप 100 लूसेंट क्वेश्चन का मैं आपके लिए वीडियो आज लेके आ रहा हूं। ये स्पेशल, ठीक है, थर्सडे स्पेशल आप इसको बोल सकते हो। तो टॉप 100 क्वेश्चन आज हम डील करेंगे बिना देरी किए। चलिए फटाफट से आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थी ना, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 है, केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान जो है ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का जो मुख्यालय है भाई साहब, ये है ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ब्रुसेल्स किस कंट्री में है? कमेंट करके आप जरूर जरूर हमें बताएं। 4 देखते हैं, भारत के किस शहर को 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो भारत का वो शहर जो 2020 के ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया वो है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 देखते हैं, 5 है, राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? देखिए, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता के रूप में जो हाल ही में जिनको चुना गया है वो है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 6 देखते हैं, फ्रैक्चर्ड मोज़ैक नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, फ्रैक्चर्ड मोज़ैक जो किताब है ये सवर्णा रॉय द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मतलब बराबर नहीं थी, वो है ग्रीक की सभ्यता के। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से मिलान यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ जो सूचियाँ हैं, देखिए, महाजनपद है और एवं उसकी राजधानियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो महाजनपद और उसकी राजधानी की यहाँ पे हमें मिलान करना है। देखिए, यहाँ पे जो है, देखिए, गांधार जो है, गांधार तक्षशिला की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूरसेन है, तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो थी मथुरा, राइट। उसके बाद वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। देखिए, यहाँ के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा कूट बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 12 देखते हैं, हर्यक वंश किसके शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश में अजात शत्रु, ये जो शासक था अजात शत्रु, ये जो हर्यक वंश का जो राजा था, इसको कुनिक कहा जाता था, ठीक है। 13 देखते हैं, जैन परंपरा अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन है, कमेंट करके बताएं। और 23वां तीर्थंकर कौन है, उनके बारे में बताएं, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आता है। और अगर इसका जवाब आप लोग सही दिए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में तो जरूर बताऊंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? देखिए, त्रिपिटक जो है ना भैया, बौद्धियों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। त्रिपिटक बौद्धियों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का और दूसरा नाम क्या है, यहाँ ये पूछा रहा है। देखिए, चाणक्य का जो दूसरा नाम है ना वो विष्णुगुप्त भी रहा है। विष्णुगुप्त एक्चुअली इनका ओरिजिनल नेम है, ठीक है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनको चाणक्य के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है।
चलिए 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मौर्य मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका जो तुलना जो किया जाता है, देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। ठीक है, अभी ऊपर जो आपने पढ़ा ना विष्णुगुप्त के बारे में, वहीं कौटिल्य जो है ना, यहीं जो चाणक्य है ना, इनको कौटिल्य विष्णुगुप्त इन नामों से भी जाना जाता है। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उसी का जो है ना ये मैकियावेली के प्रिंस से इसकी जो तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 17, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? तो ये जो किया गया था वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, राइट। नेक्स्ट 18 देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? अपना साम्राज्य स्थापित करने से पहले की बात हो रही है। तो ये जो है ना देखिए उसमें सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो जो शासक था वो था सेनगुट्टवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 20, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है ना ये संबंधित है जैन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 21 देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था उनका नाम है श्री गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापकों में से एक हैं। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है वो किसके सामंत थे? देखिए गुप्त जो है ना कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो थानेश्वर में जो है ना वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है जो की गई थी पुष्यभूति वर्धन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ सूचियाँ दी गई हैं, देखिए राज्य और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो वर्धन है, मौखरी है, उसके बाद है वकाटक है, मैत्री है। यहाँ जो हमारा करेक्ट जो है कूट बैठता है वो देखिए वर्धन का जो है थानेश्वर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैखरी का कन्नौज हो जाएगा, देन आफ्टर वकाटक का पुरिका हो जाएगा और मैत्रिक का वल्लभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही कूट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था वो था मेघास्थनीज। सबसे पहला विदेशी यात्री है जो भारत में आया था, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्याध्ययन केंद्र नहीं था? तो देखिए इन सब में से जो विद्याध्ययन केंद्र नहीं था वो था कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा ये तीनों विद्याध्ययन के बहुत ही कुख्यात विख्यात ये केंद्र रहे थे। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है? पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 1750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक समय का जो है 1200 ईस्वी तक का जो समय है मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो मुख्यतः माना जाता है वो माना जाता है राजपूत काल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर भारत के संदर्भ में बात हो रही है, राइट। चलिए 28 देखते हैं। 28 में 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का जब आक्रमण हुआ था तो वहाँ का जो शासक था ना वहाँ का शासक था दाहिर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 देखते हैं। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो एहोल प्रशस्ति का जो रचयिता है रवि, वो जो है ना देखिए वो था पुलकेशिन सेकंड का जो है ना दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य और राजवंश, सूची 2 में है राजधानी। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ जो सूचियाँ हैं प्राचीनतम चालुक्य है, प्राचीनतम चालुक्य और चालुक्य की मूल शाखा पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, यहाँ 3-3 दे रखा गया है और इनका यहाँ मिलान करना है। यहाँ जो हमारा जो करेक्ट जो मिलान हो जाएगा देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या है प्राचीनतम चालुक्य, तो इसका जो है
वातापी बादामी कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद पूर्वी चालुक्य ये हो जाएंगे वेंगी आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हमारा, कूट ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 देखते हैं, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो गजनी का वह प्रथम शासक जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की है ना, वो था ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 में क्या बोला जा रहा है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों, ठीक है, 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था, जो इसने इन 26-25 सालों में जो इसने आक्रमण किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर इसका आक्रमण कौन था। तो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट जो इसका आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा, राइट। 34 देखते हैं, इतालवी यात्री जो है निकोला द कॉन्टी 1420 से 21 में, ठीक है, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। किस राजा के मतलब किंगडम में, किस राजा के रूलिंग पीरियड में इसने शासन किया था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये देवराय फर्स्ट के रूलिंग के पीरियड में इसने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो हमारे थे रामानुज आचार्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो पंजाब में जो भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे वो थे नानक गुरु। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। 37 देखते हैं, सूफी शब्द की उत्पत्ति से संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है। तो सूफी शब्द से जो उत्पत्ति जो संबंधित जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो शब्द है वो हमारा है सूफी, यानी ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी जो है ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 38, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो सूफियों के बारे में जो यहाँ असत्य है वो ये है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये लोग बहुत ही न्यूट्रल प्रवृत्ति के ये लोग होते थे। बाकी सारा का सारा जो इन्होंने उलेमा को चुनौती दी थी, उनके महत्व को नकारा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, सही है। और तीसरा है सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये भी सही है, डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 39 देखते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो देखिए 1526 ईस्वी में जो बाबर ने जिस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी वो था लोदी वंश के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 40, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था, किन किन के बीच में ये हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा नेक्स्ट है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे। मराठों का जो उत्कर्ष है इसके महत्वपूर्ण कारण क्या थे। यहाँ पे कुछ कूट दिया हुआ है, इस कूट को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मराठों का जो उत्कर्ष का जो महत्वपूर्ण रीजन था उसमें जो हमारा फर्स्ट आ जाएगा, देखिए मराठा की भौगोलिक स्थिति, मराठाओं की भौगोलिक स्थिति बहुत ही स्ट्रांग थी, इस वजह से इनका उत्कर्ष हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, ये भी एक रीज़न था कि मराठों का उत्कर्ष हुआ, क्योंकि ये लोग कट्टर हिंदू थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा हो जाएगा, देखिए मराठा जो धर्म है ना, सुधारकों का प्रभाव, मराठा धर्म सुधारक जो थे इनका हिंदू जो धर्म को मानने वाले थे उनके ऊपर प्रभाव। और उसके बाद देखिए शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये चौथा, तीसरा जो है चौथा, ये मेन फैक्टर, मेन रीज़न है। तो यहाँ जो हमारा कूट बैठता है वो बैठता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 42, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। तो मराठाओं ने सबसे पहले जो है ना, देखिए देवगिरी के यादवों के अधीन काम करके जो है ना प्रशासनिक अनुभव इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं 43 वो ये है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था।
वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो पुर्तगाली जो जिसने गोवा पर अधिकार किया था वो था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 में क्या बोला है, देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन यहाँ सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है, नॉट नहीं है, सुमेलित है। तो यहाँ जो सुमेलित है देखिए वो है खजुराहो चंदेल शासक। आप सभी के लिए होमवर्क जो है, एक छोटा सा होमवर्क मैं बीच बीच में आपको मैं देता रहूँगा, जो आप कुछ आप भी एक्टिविटीज़ करते रहें। एलोरा किस शासक के द्वारा बनाया गया, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, महाबलीपुरम किन के द्वारा और मीनाक्षी मंदिर किन के द्वारा, ये दोनों के तीनों ये कमेंट करके आप जरूर बताएं किन के द्वारा इनका निर्माण किया गया। 46 देखते हैं, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? देखिए बड़ा इमामबाड़ा जो है ना ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। 48 पे आते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, इसके अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49 देखते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव जिस क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ था वो था आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो भारत में अंग्रेजों की जो लूट जिस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी वो महत्वपूर्ण घटना जो है पलासी के युद्ध है। ठीक है, पलासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट खसोट की महत्वपूर्ण घटना और नीतियां भारत में स्टार्ट हो गई थी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन की अगर बात की जाए तो वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज द्वारा आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सबसे पहला सुधार आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, किस लिए इसकी स्थापना की गई? तो ब्रह्म समाज का जो मेन उद्देश्य था वो था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और उनकी अच्छाइयों का उजागर करना, और दूसरा है एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक है इसका प्रचार करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही कूट हमारे सही हैं। ठीक है, 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है ना देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। राइट, 54 देखते हैं, 54 में क्या बोला जा रहा है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था वो हमारा था, देखिए पहला तो है ब्राह्मणवाद का विरोध करना, और दूसरा है यहाँ पे निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं, 55 में क्या बोल रहा है, 1857, ठीक है 1857 की बात हो रही है, इसका विरोध कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो विरोध है ना वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विरोध का जो एकदम क्विक रिस्पांस जो तत्कालीन जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ होना। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों जो धर्म के जो लोग थे उनके प्रति एक उनके सेंटिमेंट्स को आहत करने वाली बात थी। मुस्लिम उसमें चूंकि वो जो कार्टेजेस थे, वो जो कारतूस थे उसमें सूअर के और गाय के चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, तो मुस्लिमों को सूअर से आपत्ति थी और हिंदुओं को गाय से आपत्ति थी। तो ये दोनों जो है इसके विरोध का मेन कारण बना और इसके नायक मंगल पांडे जी बने। ठीक है, 57 देखते हैं, 57 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को जो है ना देखिए जो कहा जाता है वो उदारवादी चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ हुई थी। ठीक है, चलिए 59 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के 1905 से 17 की जो अवधि है इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो इसके टाइम का जो सबसे मूर्खतापूर्ण काल जो इसने किया था, जिस वजह से उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, वो ये था कि 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले जो प्रयुक्त की थी वो था चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। 62 देखते हैं। पुलिस अफसर कैप्टन सांड्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो ये जो अंग्रेजी पुलिस अफसर जो कैप्टन सांड्स थे ना, इनको गोली मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं। क्या है? आनंद मठ के लेखक कौन है? देखिए, आनंद मठ के जो लेखक हैं वो हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? देखिए, भूदान आंदोलन जो है ना, ये प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? तो इनके द्वारा जो पूना समझौता हुआ था उसमें जो प्रावधान हुआ था वो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 66 देखते हैं। क्या है? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? ठीक है, तो वो जो रीज़न था वो ये था भारत सरकार अधिनियम 1885। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 67 देखते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? तो ये जो कहा गया था वो कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 है क्वेश्चन नंबर 68। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो ये जो मांग है ना, ये मांग किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो आख्या यहाँ जो है ये प्रदान किया गया है, आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये जो है ना, देखिए, ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। 70 देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माता जो है ना, इन्होंने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान इन्होंने दिया था अपना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है ना, हमारे भारत का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय संविधान कैसा है? देखिए, भारतीय संविधान जो है ना, ये ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? देखिए, भारतीय संविधान की विशेष व्यवस्था जो इंग्लैंड से लिया गया है वो है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो वो जो लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 75। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधानों को जो है ना 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। जब ये बना था तब की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं। 76 में क्या बोला जा रहा है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो संविधान का वो भाग जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है वो है भाग 20। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो टोटल अनुसूची है वो है 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसमें जो अनुसूचियां थीं वो थीं 8। ठीक है, जिसको बाद में बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो जो फाइनली जब ये संविधान हमारा लागू हुआ उस समय जो
अनुसूचियां और अनुच्छेद जब उस समय जो थे वो पूछा जा रहा था, तो उसमें लगभग 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से अभी जो है ना, देखिए 395 और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 81, भारत एक है क्या? तो देखिए भारत जो है ना एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत ये क्या होगा? तो ये जो है ना राज्यों का एक संघ होगा। ये स्टार्टिंग में ही कहा गया है, बिल्कुल हमारे संविधान के पहले पन्ने पे कहा गया है। 83 देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो वो जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में वो हैं अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 84 देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान जो है हमेशा याद रखें एकल नागरिकता ये प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 86 देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है किससे? तो भारत के संविधान का जो भाग 3 है वो रिलेटेड है हमारे मूल अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से। ठीक है, चलिए 87 देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ठीक है, तो ये जो ग्रहण किया गया है ये आयरलैंड से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो भाग 4 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये जो विचार लिया गया है ना ये पूर्व सोवियत संघ जो अभी के टाइम में रशिया है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो वो समिति जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी वो थे स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 देखते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? देखिए भारतीय संसद में जो है ना 2 सदन है, एक तो है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोअर हाउस, राज्यसभा मतलब अपर हाउस, राइट। चलिए 92 देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है ना संसद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना है ना सबसे उचित होगा ब्रिटेन के सम्राट से इनकी तुलना करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसकी जो तुलना की जा सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सृजित किया गया है? तो ये संविधान में प्रारंभ से ही है, इसीलिए इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही डाला गया। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित गया पद जो है ये किया गया है। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है उसको हमेशा याद रखें राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, राइट। 98 देखते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। 99 देखते हैं, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में जो लोकसभा है ना वो हमेशा याद रखें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से भारतीय जनता द्वारा चुने गए आम प्रत्याशी, आम प्रतिनिधि चुन के यहाँ पे लोकसभा में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100,
क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है वो है लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज थर्सडे यानी गुरुवार का टॉप 100 क्वेश्चन का हमारा ये लूसेंट का सीरीज। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपना स्कोर भी जरूर बताएं कि आपने 100 में कितना सही किया। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।